तो नेताओं के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। हम सिर्फ एक देश नहीं बनाना चाहते, हम एक बेहतर, एक न्यायपूर्ण देश बनाना चाहते हैं। लेकिन बेहतर का मतलब क्या है? उस सपने को, उस आदर्श को संविधान में कहाँ जगह दी जाए? आज हम संविधान के उसी हिस्से की बात करेंगे जो कानून की मोटी किताब से ज्यादा भारत के सपनों की एक डायरी जैसा लगता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है इसे देखने का, क्योंकि डीएसपी असल में कानून के सख्त नियम नहीं है। ये वादे हैं, एक विजन है। ये वो दिशा है जिसे संविधान बनाने वालों ने, मतलब भविष्य की सरकारों के लिए तय किया था। बिल्कुल। तो आज की हमारी जो एक गहरी चर्चा है वो इसी विजन डॉक्यूमेंट पर है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिद्धांत असल में हैं क्या, ये काम कैसे करते हैं और क्यों इन्हें शासन के लिए मौलिक माना जाता है, जबकि आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते। सही कहा। और हमारा मिशन सिर्फ ये बताना नहीं है कि ये सिद्धांत क्या हैं, बल्कि ये भी समझना है कि ये भारत की राजनीति और समाज की दिशा को लेकर जो बहसें चलती हैं, उन्हें आज भी कैसे शेकल देते हैं। ठीक है, तो चलिए इस डायरी का पहला पन्ना खोलते हैं। हमारे नोट्स में इन्हें इंडिया का मॉरल कॉम्पस कहा गया है। लेकिन अनुच्छेद 37 में एक बड़ी अजीब बात लिखी है। वो कहता है कि ये सिद्धांत किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। मतलब ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। तो फिर ये मॉरल कॉम्पस कैसे हुए? ये तो बस अच्छी अच्छी बातें हो गईं जिनका कोई कानूनी वजन ही नहीं है। हाँ, और ये सवाल डीपीएसपी की आत्मा तक जाता है। देखिए, संविधान सभा में इस पर बहुत बहस हुई थी। कुछ लोग चाहते थे कि इन्हें कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाए, ठीक मौलिक अधिकारों की तरह। लेकिन ज्यादातर सदस्यों का मानना था कि आजादी के समय भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो इन सभी आदर्शों को तुरंत लागू कर सकें, जैसे सभी को काम का अधिकार देना या सभी को मुफ्त शिक्षा देना। अच्छा, मतलब ये उस समय प्रैक्टिकल नहीं था। एग्जैक्टली। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। अनुच्छेद 37 में उन्होंने दो बातें कही। पहली कि ये कोर्ट में लागू नहीं होंगे, लेकिन दूसरी, जो ज्यादा जरूरी है, कि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है, फंडामेंटल इन गवर्नेंस, और ये राज्य का कर्तव्य होगा कि वो इन सिद्धांतों को कानून बनाते समय लागू करें। लेकिन अगर ये कर्तव्य है और सरकार इसे पूरा ना करे तो, मतलब अगर कोर्ट नहीं जा सकते तो सरकार को जवाबदेह कौन बनाएगा? क्या ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगता कि सरकारें सिर्फ नैतिक दबाव की परवाह करेंगी? यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो संविधान निर्माताओं का लोकतंत्र में विश्वास है। उनका मानना था कि असली अदालत जनता की होती है। उन्होंने कानूनी दबाव की जगह एक राजनीतिक और नैतिक दबाव बनाया। सोच ये थी कि अगर कोई सरकार इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को लगातार अनदेखा करती है तो हर 5 साल में उसे जनता की अदालत में जवाब देना होगा। वोटर्स उनसे पूछेंगे कि आपने हमारे कल्याण के लिए क्या किया। तो ये एक तरह का पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है जो संविधान ने ही सरकार को दे दिया है। अच्छा, तो ये एक तरह का परफॉर्मेंस बेंचमार्क है जिसे जनता चुनाव के समय इस्तेमाल कर सकती है। और इसी संदर्भ में अनुच्छेद 36 राज्य या स्टेट की परिभाषा देता है। मतलब ये दिशा निर्देश केंद्र से लेकर पंचायत तक हर सरकारी संस्था पर लागू होते हैं। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी हर स्तर पर है। ठीक है, अब ये फ्रेमवर्क समझ में आ रहा है। तो चलिए इन सिद्धांतों के अंदर चलते हैं। जिस स्रोत हमारे पास हैं वो इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं। पहली है सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत। ये मुझे इन सिद्धांतों का दिल लगते हैं। ये दिल ही है। इनका लक्ष्य है एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाना, जहां सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र हो। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जहां न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वो राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। ये भारी शब्द है लेकिन मतलब सरल है। ऐसी पॉलिसी बनाओ जिससे असमानता कम हो। और अनुच्छेद 39 तो और भी स्पेसिफिक हो जाता है। इसमें समान काम के लिए समान वेतन जैसी बातें हैं। पर एक चीज है जिस पर नोट्स में काफी जोर है। अनुच्छेद 39B, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। यह सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है। क्या इसका मतलब ये था कि संविधान निर्माता एक तरह का साम्यवाद चाहते थे? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। नहीं, उनका लक्ष्य साम्यवाद नहीं था। इसका मतलब था आर्थिक लोकतंत्र। सोच ये थी कि देश के संसाधन, चाहे वो जमीन हो, खदानें हो या जंगल हो,
उनका फायदा कुछ मुट्ठी भर लोगों या कॉरपोरेट घरानों को नहीं बल्कि पूरे समाज को मिलना चाहिए। ये धन और शक्ति को कुछ ही हाथों में जमा होने से रोकने का एक संवैधानिक टूल है। इसका असल दुनिया में कोई उदाहरण है? बिल्कुल। इसी सिद्धांत ने सरकार को भूमि सुधार कानून बनाने, जमींदारी प्रथा खत्म करने और 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे बड़े कदम उठाने की वैचारिक शक्ति और संवैधानिक आधार दिया। तो अदालत में सीधे लागू न होते हुए भी इन सिद्धांतों ने देश की आर्थिक दिशा तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वाह, तो ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, इन्होंने असल में पॉलिसी को प्रभावित किया है। तो एक तरफ तो ये आर्थिक न्याय की बात है जो काफी हद तक पश्चिमी समाजवादी विचारों से प्रेरित लगती है, लेकिन भारत की अपनी एक अलग विचारधारा भी थी जो गांव से जुड़ी थी। हमारे स्रोतों में इसका भी जिक्र है और यहीं पर गांधी जी की सोच सामने आती है ना? निश्चित रूप से ये डीपीएसपी की दूसरी श्रेणी है, गांधीवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत उस भारत की तस्वीर पेश करते हैं जिसका सपना गांधी जी ने देखा था, एक ऐसा भारत जिसकी आत्मा उसके गांवों में बसती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। ये जमीनी स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। आज हम जिस पंचायती राज व्यवस्था को देखते हैं उसकी संवैधानिक नींव इसी अनुच्छेद में है। और इसमें कुटीर उद्योगों यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात भी है। हाँ, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि असली स्वराज आर्थिक आत्मनिर्भरता से आएगा और वो गांव में छोटे उद्योगों से ही संभव है। वो बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बजाय प्रोडक्शन बाय द मासेस पर जोर देती थीं। इसी में गायों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने का निर्देश भी शामिल है, जो उनके दर्शन का एक अहम हिस्सा था। हमारे नोट्स में अनुच्छेद 46 का भी जिक्र है जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा की बात करता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत राज्य को निर्देश देता है कि वो समाज के सबसे वंचित वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे और उन्हें हर तरह के शोषण से बचाए। ये गांधी जी के सर्वोदय यानी सबका उदय के सिद्धांत का साफ प्रतिबिंब है। तो कुल मिलाकर ये सिद्धांत उस ग्राम आधारित भारत की कल्पना करते हैं जो आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण हो। तो अब तक हमने दो तरह की विचारधाराएं देखी, एक समाजवादी जो राज्य की बड़ी भूमिका पर जोर देती है और दूसरी गांधीवादी जो विकेंद्रीकृत गांव आधारित मॉडल की बात करती है। लेकिन एक तीसरी धारा भी थी जो आधुनिक उदारवादी सोच का प्रतिनिधित्व करती है। हाँ, और वो है हमारी तीसरी श्रेणी, इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये सिद्धांत एक आधुनिक, तर्कसंगत और प्रगतिशील राज्य की जिम्मेदारियों पर जोर देते हैं। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और वैज्ञानिक सोच को महत्व दिया गया है। जब मैं ये सब पढ़ रहा था तो इस श्रेणी में अनुच्छेद 44 वाला हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा चर्चित लगा और विवादास्पद भी। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमारे नोट्स में इसे सुपर इंपॉर्टेंट बताया गया है। ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? समान नागरिक संहिता का आइडिया ये है कि देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, उनके व्यक्तिगत मामलों के लिए एक ही कानून हो, जैसे शादी, तलाक, विरासत, गोद लेना। इसके समर्थकों का तर्क है कि ये असली धर्म निरपेक्षता को स्थापित करेगा, लैंगिक न्याय यानी जेंडर जस्टिस सुनिश्चित करेगा और अलग अलग पर्सनल लॉज की विसंगतियों को दूर कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा। तो फिर इस पर इतनी बहस क्यों है? क्योंकि ये मुद्दा सीधे तौर पर धर्म की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान के सवालों से जुड़ जाता है। आलोचकों को डर है कि यूसीसी के नाम पर कहीं बहुसंख्यक समुदाय के रीति रिवाजों को अल्पसंख्यकों पर थोप न दिया जाए। ये एक ऐसा विचार है जो संविधान सभा की बहसों से लेकर आज की चाय की दुकानों तक हर जगह चर्चा में रहा है। इसकी वजह यही है कि ये पहचान, परंपरा और आधुनिकता के सबसे जटिल सवालों को छूता है। समझ गया। इस श्रेणी में और कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं? इसमें सभी मजदूरों के लिए एक लिविंग वेज और एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने की बात है। और एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है जो मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, अनुच्छेद 48A, जो पर्यावरण की रक्षा और सुधार की बात करता है। एक मिनट, ये मूल संविधान में नहीं था? नहीं, इसे 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। और ये दिखाता है कि डीएसपीज कितने डायनामिक हैं। 1950 में शायद पर्यावरण एक बड़ी चिंता नहीं थी, लेकिन 70 के दशक तक ये एक वैश्विक और राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था।
तो संविधान ने इस नई जरूरत को पहचाना और इसे शासन के एक मौलिक लक्ष्य के रूप में शामिल कर लिया। ये तो बहुत दिलचस्प है। जी। आपने 42 में संशोधन का जिक्र किया, जी या इसने और भी कुछ जोड़ा था? हाँ, उस संशोधन ने डीएसपी का दायरा काफी बढ़ाया। पर्यावरण के अलावा 2 और महत्वपूर्ण चीजें जोड़ी गईं। पहला, अनुच्छेद 39A, जो कहता है कि राज्य गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देगा, फ्री लीगल एड, ताकि कोई भी पैसे की कमी की वजह से न्याय से वंचित न रह जाए। ये न्याय तक पहुंच को एक हकीकत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। अच्छा। और दूसरा, अनुच्छेद 43A, जो उद्योगों के मैनेजमेंट में मजदूरों की भागीदारी की बात करता है, जो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का एक बहुत प्रगतिशील विचार है। तो इन तीनों श्रेणियों को मिलाकर देखें तो एक बहुत ही उलझी हुई लेकिन दिलचस्प तस्वीर बनती है। एक तरफ समाजवादी राज्य है, दूसरी तरफ गांधी जी का ग्राम स्वराज, और तीसरी तरफ एक आधुनिक उदारवादी राष्ट्र। ये तीनों तो कई बार एक दूसरे के विरोधी भी लग सकते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी चुनौती है। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर किसी एक विचारधारा को नहीं चुना। उन्होंने एक ही दस्तावेज में समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी तीनों विचारों को डाल दिया। ये एक तरह से देश के लिए कभी न खत्म होने वाली बहस का एजेंडा सेट कर देता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये सिद्धांत आपस में तनाव भी पैदा करते हैं। क्या हमें बड़े उद्योगों पर ध्यान देना चाहिए या कुटीर उद्योगों पर? क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता ज्यादा जरूरी है या समुदाय का भला? क्या हमें एक समान कानून चाहिए जैसे यूसीसी, या विभिन्न समुदायों को अपनी परंपराएं बनाए रखने की आजादी मिलनी चाहिए? ये सारे सवाल और तनाव डीएसपी में ही मौजूद हैं। ये हमें कोई एक सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि एक फ्रेमवर्क देते हैं जिसके अंदर भारत को अपने जवाब खुद खोजने हैं। तो ये एक मॉरल कंपस है जिसकी सुई हमेशा एक दिशा में नहीं रहती बल्कि अलग अलग जरूरतों के हिसाब से घूमती रहती है। ये स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक लिविंग कॉन्वर्सेशन है। Absolutely. It's a dialogue between competing visions of India. और हर सरकार, हर पीढ़ी को इन सिद्धांतों को अपने समय के संदर्भ में इंटरप्रेट करना पड़ता है और उनके बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आज की इस गहरी और दिलचस्प चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी भारतीय शासन की आत्मा है। ये कानूनी रूप से लागू नहीं हो सकते, लेकिन ये देश को चलाने के लिए फंडामेंटल हैं और जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। हमने ये भी देखा कि ये किसी एक विचारधारा का पुलिंदा नहीं है, बल्कि समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी विचारों का एक जटिल मिश्रण है। और ये मिश्रण ही इनकी असली ताकत है, क्योंकि ये भारत को लगातार बहस करने और अपना रास्ता खुद तलाशने के लिए मजबूर करता है। और सबसे जरूरी बात हमने ये समझा कि ये समय के साथ विकसित हुए हैं, जैसा कि 42वें संशोधन ने दिखाया। और ये साबित करता है कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समाज की बदलती जरूरतों को अपना सकता है। भारत की एक आदर्श तस्वीर पेश करते हैं जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। एक ऐसा भारत जो न्यायपूर्ण, समान और मानवीय हो। ये वो वादे हैं जो राष्ट्र ने खुद से किए हैं। ये वाकई में उस जहाज को चलाने वाला मॉरल कंपस है जिसे हम भारत कहते हैं, जो उसे सही दिशा में ले जाने का काम करता है, चाहे रास्ते में कितने भी तूफान क्यों ना आए। बहुत खूब। इस चर्चा को हम श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न के साथ समाप्त करना चाहेंगे, जो हमारे आज के स्रोतों और बातचीत पर आधारित है। जरूर। सवाल ये है, अगर ये सिद्धांत कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते, तो सरकार को जवाबदेह बनाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? क्या वो जनता का वोट है, या मीडिया का दबाव, या फिर न्यायपालिका की रचनात्मक व्याख्या? और आज के भारत में इन अलग अलग विचारधाराओं, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी के बीच का कौन सा तनाव आपको सबसे ज्यादा दिखाई देता है और क्यों?